Hello bachcho, let's see this question. The question says an ideal gas goes through a cycle consisting of alternate isothermal and adiabatic curves. The isothermal processes proceed at the temperatures T1, T2 and T3. Find the efficiency of such a cycle if in each isothermal expansion the gas volume increases in the same proportion. तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक साइकिल जिसमें ऑल्टरनेट आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो पहले तो हम सारे पॉइंट्स का नाम दे लेते हैं। इसको दे लेते हैं पॉइंट 1, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट 2, दिस इज 3, 4 एंड सॉरी दिस विल बी 3, this will be 4, this will be 5 and this will be 6, this is 5। तो जो हमारा 1 से 2 का प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, 2 to 3 एडियाबैटिक, 3 to 4 आइसोथर्मल एट टेम्परेचर T2, 4 to 5 adiabatic, 5 to 6 isothermal at temperature T3 and 6 to 1 again adiabatic। तो होता क्या है आइसोथर्मल एडियाबैटिक? आइसोथर्मल होता है ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और एडियाबैटिक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई किसी भी तरह के हीट का एक्सचेंज ना हो। तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारे की कंसेप्ट्स यूज होंगे वो हमारा पहला तो होगा कंसेप्ट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी, और इफिशियंसी को हम डिनोट करते हैं एटा से। तो क्वेश्चन में हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है, हमें कहा गया है कि इन ईच आइसोथर्मल एक्सपेंशन द गैस वॉल्यूम इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हो रहा है? पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस है 1 to 2, 3 to 4 एंड 5 to 6। 1 to 2 में वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है डेफिनेटली, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। तो 1 to 2 में अगर हम पॉइंट 1 पे वॉल्यूम मान ले V1 और पॉइंट 2 पे वॉल्यूम मान ले V2, सिमिलरली पॉइंट 3 पे वॉल्यूम V3, पॉइंट 4 पे V4, पॉइंट 5 पे V5 एंड पॉइंट 6 पे V6। सिमिलरली हम टेम्परेचर के लिए भी लिख सकते हैं और प्रेशर के लिए भी लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स पे। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला तो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम 1 to 2 प्रोसेस में, और दूसरा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है 3 to 4। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 3 to 4 में, तो यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 3 to 4 में भी, तो ये भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और हमारा तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस है 5 to 6। 5 to 6 में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5 से 6 जाने में वॉल्यूम जो है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होगा वो
आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। तो हमारे एक्सपेंशन दो हो गए, कौन कौन, 1 to 2 एंड 3 to 4। तो हमें कहा गया है कि इन दोनों प्रोसेस में जो गैस का वॉल्यूम है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो मान लेते हैं कि वो प्रोपोर्शन L है। इसका मतलब V2 डिवाइडेड बाई V1 ये L के इक्वल होगा, और इसी L के इक्वल होगा V4 डिवाइडेड बाय V3। अब हम एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो किसी भी साइकिल के लिए एफिशिएंसी एटा ये क्या होता है, ये होता है किसी भी इंजन के लिए वर्क डन, जो इंजन वर्क करती है, डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन। तो अगर हम मान लें कि इंजन ने Q1 हीट एक्सेप्ट किया है at higher temperature, and Q2 हीट रिजेक्ट किया है at lower temperature and W वर्क किया है। तो ये वर्क क्या होगा, ये हो जाएगा जितना हीट एक्सेप्ट किया है माइनस जितना हीट रिजेक्ट किया है, यही हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ होगा। तो जो हमारा वर्क डन है वो हो जाएगा, सॉरी एफिशिएंसी है वो हो जाएगा W डिवाइडेड बाई हीट एब्जॉर्ब्ड Q1, और जो वर्क हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 होल डिवाइडेड बाई Q1। From here efficiency is 1 minus Q2 divided by Q1। तो अगर हम Q1 और Q2 फाइंड आउट कर लें तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो Q1 क्या है, Q1 है हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एक्सेप्टेड बाय द इंजन एट हायर टेम्परेचर। और हमारा हायर टेम्परेचर कौन कौन है, तो हायर टेम्परेचर हमारा T1 है और T2 है। यहीं पर हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं कि फ्रॉम 1 to 2 जो हमारा प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, और फ्रॉम 3 to 4 ये भी प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है। और इन्हीं दोनों प्रोसेस में हीट एक्सेप्ट हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि 1 to 2 में जो इंजन हीट एक्सेप्ट करा होगा और जो 3 to 4 में इंजन ने हीट एक्सेप्ट करा होगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा मिलकर Q1 हो जाएगा। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब करता है डेल्टा Q, ये हीट यूज होता है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में डेल्टा U, प्लस वर्क करने में डेल्टा W। लेकिन यहाँ प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो जीरो होगा। तो अगर डेल्टा U इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो गया तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हीट हो गया जो इंजन ने या किसी भी सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है, ये हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन के। तो हमारे 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2 जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस,
इसमें हम मान लेते हैं कि जो हमारा वर्क डन है वो है W, और किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे। और 3 to 4 जो हमारा प्रोसेस है, इसमें जो हमारा वर्क डन है वो है W T2, क्योंकि टेम्परेचर T2 पे ये प्रोसेस हो रहा है। तो अगर हम WT1 और WT2 निकाल लें तो हमारा Q1 आ जाएगा। Q1 सिंपली हो जाएगा WT1 प्लस WT2। अब हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमारा वर्क होता है वो होता है nRT। अगर वर्क पॉजिटिव है, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो nRT ln V final डिवाइडेड बाय V initial। तो हम WT1 फाइंड आउट करते हैं। तो WT1 प्रोसेस क्या है, फ्रॉम 1 to 2, और 1 पे, पॉइंट 1 पे जो हमारा टेम्परेचर तो 1 to 2 के लिए सेम है क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। 1 पे जो हमारा वॉल्यूम है वो है V1, और 2 पे जो हमारा वॉल्यूम है वो है V2, और हम नंबर ऑफ मोल्स सिस्टम के लिए n मान लेते हैं। तो जो WT1 का वैल्यू होगा वो होगा nR T1 ln V2 डिवाइडेड बाई V1। और हमने पहले ही फाइंड आउट किया है कि V2 डिवाइडेड बाई V1 ये क्या है, ये है L। तो ये हमारा WT1 हो जाएगा nR T1 ln L। सिमिलरली जो हमारा WT2 है ये हो जाएगा nR T2 ln V4 डिवाइडेड बाय V3, क्योंकि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है फ्रॉम 3 to 4। तो फाइनल वॉल्यूम हमारा V4 हो जाएगा और इनिशियल V3, और V4 डिवाइड बाई V3 ये भी हमने फाइंड आउट किया था, ये भी L के इक्वल था। ये भी हमारा हो जाएगा nR T2 ln L। तो जो हमारा Q1 आ गया, हीट एब्जॉर्ब्ड आ गया सिस्टम के लिए, वो हमारा हो गया Q1 इज इक्वल टू WT1 प्लस WT2। तो Q1 हमारा हो गया nR T1 ln L प्लस nR T2 ln L। तो हमारा Q1 हो गया, कॉमन आ जाएगा क्या, nR ln L, ये कॉमन आ गया, बच गया ब्रैकेट में T1 प्लस T2। तो ये तो हमारा Q1 आ गया। अब हम Q2 निकाल लेते हैं। Q2 क्या है, Q2 है हीट रिजेक्टेड एट लोअर टेम्परेचर। और लोअर टेम्परेचर क्या है, लोअर टेम्परेचर है अपना साइकिल में T3। ये हमारा साइकिल था कुछ इस तरह का, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो जो हमारा 5 to 6 जो हमारा प्रोसेस था एट टेम्परेचर T3 आइसोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस में आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है। यहाँ पर हीट जो है वो रिजेक्ट हुआ होगा, और ये हीट क्या होगा, Q2 के इक्वल। और हमने अभी अभी देखा है कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस जो डेल्टा Q होता है वो डेल्टा W के इक्वल होता है। और चूँकि यहाँ पर हीट जो Q2 है वो रिजेक्ट हुआ है, सिस्टम
अपने सराउंडिंग को दिया है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, वर्क टर्न भी जो हमारा होगा वो नेगेटिव होगा। तो जो हमारा डब्ल्यू टी थ्री जो कि इक्वल होगा Q2 के, ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अभी अभी हमने देखा है क्या होता है, एन आर जो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है T3, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, फ्रॉम 5 to 6 के लिए, Lm फाइनल वॉल्यूम V6 डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम V5। तो अब हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम V6 डिवाइड बाई V5 इसको इवेल्युएट कर सके। तो चलिए कोशिश करते हैं हम V6 डिवाइडेड बाई V5 को इवेल्युएट करने का। तो जो हमारा साइकिल है वो है फ्रॉम 1 to 2 आइसोथर्मल, 2 to 3 एडियाबैटिक, 3 to 4 isothermal, then again 4 to 5 adiabatic, isothermal 5 to 6, and then adiabatic 6 to 1। ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया फिगर, बट वी कैन वर्क विथ इट। ये हमारा 1, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो जो हमारा 1 to 2 ये तो आइसोथर्मल था, 2 to 3 अब एडियाबैटिक प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। 2 to 3 हमारा एडियाबैटिक था, 4 to 5 हमारा एडियाबैटिक था, एंड 6 to 1 हमारा एडियाबैटिक था। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी के पावर गामा ये हमारा कांस्टेंट होता है। और अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करें तो हम बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हैं कि टी भी के पावर गामा -1 ये भी कांस्टेंट होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। बस हमें क्या करना है कि पी की जगह पी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी की जगह एन आर टी डिवाइड बाई बी इसको रिप्लेस कर देना है। हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम प्रोसेस 2 to 3 के लिए जो हमारा स्टेप 2 to 3 है, 2 to 3 इसके लिए हम ये टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये यूज करते हैं। तो एट पॉइंट 2 जो हमारा टेम्परेचर है वो T1 है, और जो हमारा वॉल्यूम है वो V2 है, और पॉइंट 3 पर टेम्परेचर T2 है। ये हमारा T1 टेम्परेचर पर हो रहा है, ये T2, ये T3 पर। तो और पॉइंट 3 पर जो वॉल्यूम होगा वो V3 होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन लग जाएगा T1 V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा -1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V2 डिवाइडेड बाय V3 के पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। और अगर हम सिर्फ V2 डिवाइडेड बाई V3 इसको फाइंड आउट करें तो ये गामा -1 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई गामा -1। आगे फॉर प्रोसेस 4 to 5 ये हमारा फिर से एडियाबैटिक है। 4 to 5, 4 पे मान लेते हैं कि हमारा
जो वॉल्यूम है वो V4 है और 5 पे वॉल्यूम V5 है। टेम्परेचर एट 4 T2 एंड एट 5 T3। तो फिर से हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। T2 मल्टीप्लाइड बाई V4 के पावर गामा -1 इज इक्वल टू T3 V5 के पावर गामा -1। तो यहाँ से जो हमारा V5 के पावर गामा -1 ये हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T3 मल्टीप्लाइड बाई V4 के पावर गामा -1। और अगर सिर्फ हम V5 की बात करें तो V5 हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाई T3 के पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा -1 मल्टीप्लाइड बाई V4 के पावर गामा -1 डिवाइड बाई गामा -1। तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा V5 आएगा वो हमारा होगा T2 डिवाइडेड बाई T3 के पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा -1 मल्टीप्लाइड बाय V4। सिमिलरली हम एडियाबैटिक प्रोसेस 6 to 1 इसके लिए लिख लेते हैं। 6 to 1, 6 पर टेम्परेचर है T3, वॉल्यूम है V6 एंड 1 पे टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है V1। तो हो जाएगा T3 V6 के पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1 V1 के पावर गामा -1। यहाँ से V6 ये हमारा हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2 के पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा -1 मल्टीप्लाइड बाय V1 के पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा -1। अगेन ये 1 हो जाएगा तो V6 हमारा हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2 के पावर 1 डिवाइडेड बाय गामा -1 मल्टीप्लाइड बाय V1। तो अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था V6 डिवाइडेड बाई V5। तो हम दोनों इक्वेशंस को V6 और V5 की इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा V6 डिवाइड बाई V5 ये हमारा हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T3 के पावर 1 डिवाइड बाई गामा -1 मल्टीप्लाइड बाय V1 होल डिवाइडेड बाय T2 डिवाइडेड बाय T3 के पावर 1 डिवाइड बाय गामा -1 मल्टीप्लाइड बाय V4। तो यहाँ से V6 डिवाइडेड बाय V5 ये हमारा हो जाएगा ये T3 और नीचे का T3, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे, ये T3 और ये T3। तो हमारा हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 के पावर 1 डिवाइडेड बाय गामा -1 मल्टीप्लाइड बाय V1 डिवाइडेड बाय V4। अब V1 डिवाइडेड बाई V4 इसके लिए हमने स्टार्टिंग में एक एक्सप्रेशन लिखा था कि V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाई V3। ये क्वेश्चन में दिया गया था हमें इंफॉर्मेशन। तो अगर हम V2 डिवाइडेड बाई V1 इसमें मल्टीप्लाई कर ले V4 डिवाइडेड बाई V3 से, तो ये हमारा L स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
तो V4 डिवाइड बाई V1 मल्टीप्लाइड बाय V2 डिवाइड बाई V3, ये हमारा एल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से V4 डिवाइड बाय V1 ये हो जाएगा V3 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर डिवाइड बाई V2 के। तो यहाँ से V1 डिवाइड बाई V4 ये हमारा हो जाएगा V2 डिवाइड बाय V3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एल स्क्वायर से। तो ये वैल्यू V1 डिवाइड बाई V4, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं V6 डिवाइड बाई V5 में। तो V6 डिवाइड बाई V5 ये हमारा हो गया T1 डिवाइड बाई T2 के पावर 1 माइनस गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय V2 डिवाइड बाई V3, और ये होल मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो अब V2 डिवाइड बाई V3 ये हमने फाइंड आउट किया था। V2 डिवाइड बाई V3 ये था T2 डिवाइड बाई T1 के पावर 1 माइनस गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारा V6 डिवाइडेड बाई V5 ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 के पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T2 डिवाइडेड बाई T1 होल मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो ये दोनों जो टर्म्स है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो V6 डिवाइडेड बाई V5 V6 डिवाइडेड बाई V5 ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो इसको हम पुट कर लेते हैं अपने WT3 के इक्वेशन में, यानी Q2 के इक्वेशन में। तो Q2 हमारा हो जाएगा अब Q2 विल बिकम माइनस NRT ln 1 डिवाइड बाय एल स्क्वायर V6 डिवाइड बाई V5। तो Q2 हमारा हो जाएगा माइनस NRT ln L टू द पावर -2। तो Q2 हमारा हो जाएगा माइनस NRT -2 मल्टीप्लाइड बाय ln L। तो यहाँ से हमारा Q2 हो जाएगा 2NRT, सॉरी ये RT3 होगा, RT3 ln L। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई। तो हम इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। तो हमारी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी एटा हो जाएगा 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2, Q2 है 2NRT3 ln L, और Q1 क्या है, Q1 है NRT1 प्लस T2 ln L। तो हमारा n को डिवाइड कर लेगा, r को डिवाइड कर लेगा, ln L को डिवाइड कर लेगा। तो
तो जो हमारा एफिशिएंसी एटा आएगा वो हमारा हो जाएगा, एटा विल बी 1 माइनस 2T3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। होप you understood it well. Best of luck.